तो बताओ भाई, कहाँ से कंटिन्यू करें? मनीषा बताइए, इसको कंटिन्यू करें या अगला पेपर स्टार्ट करूँ? इसे ही कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग कल दो पार्ट किए थे, है ना? तो देखिए, इसने कहा है कि तो हम लोगों ने कल दो ये ना इन टू पार्ट्स को हमने ट्राई किया था। तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट कहना चाह रहा है कि, है ना, टूर्नामेंट कंसिस्ट ऑफ, ये पढ़ लिया था हमने कि टोटल एन प्लेयर है। और ठीक है, जो भी मैच जीता है तो S1 जो है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैच वोन बाय सम प्लेयर। फिर सेकंड मैक्सिमम S2 है। थर्ड मैक्सिमम S3 है, एंड SN इज द स्मॉलेस्ट वन वोन बाय सम टीम। यही था। सो हमने पहले दो पार्ट को जस्टिफाई किया था कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ के थ्रू। अब सी पार्ट पे आते हैं। तो SN इज S0, तो मैं कहना चाह रहा है कि जो लास्ट वाला है वो S0 है। SN-1 उसका जो नेक्स्ट नंबर है, मतलब है ना, ये स्मॉलेस्ट वन इज S0। सेकेंड स्मॉलेस्ट जो है वो है S0+1। थर्ड स्मॉलेस्ट जो है S0+2 है, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर S0। तो क्वेश्चन ये है, देन एंड n जो है मोर देन इक्वल टू 3 है। तो आपको बोल रहा है कि शो करो कि S0 की वैल्यू इससे कम होगी। अच्छा, तो मुझे शो करना है कि S0 की वैल्यू जो है n-2 × n-3 अपॉन 2n से कम होगी। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? so n × n-1 2n, n × n-1 n-2। अच्छा, यहाँ पे ऐसा है। सोचिए, तो SN के S0 क्या सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है ना। यहाँ S0 जो कहना चाह रहा है कि द नंबर ऑफ मैचेस वोन बाय प्लेयर, तो जो टीम ने सबसे कम मैच जीता था वो SN है ना, मतलब वो SN है कि जो लिस्ट नंबर ऑफ मैचेस वोन बाय सम टीम। कोशिश करते हैं, थोड़ा ट्राई करो, देखो क्या हो सकता है। तो मैं पहले तो ये पकड़ना पड़ेगा ये कहना क्या चाह रहा है। तो एक तो मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करे, सो n × n-1 n-2 n-3 अपॉन 2n n-1। अच्छा, n माइन हमने n को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ n² हो जाएगा, है ना। तो जाके ये बैलेंस होगा। ओके, एंड 6। हमें अभी क्या पता है? हमें ये पता है कि S1 से लेके SN तक का सम जो है ये है ना, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था। तो इट इज़ दिस, है ना। सो ये हमें पता है कि S1 से लेके SN तक n × n-1/2 है। अब हमें इसमें SN इन्होंने S0 दे दिया है ना, तो वैसा 3 नंबर दे दिया है, तो बचेगा जो, ठीक है। तो अभी क्या होगा देखिए, S1 S2, मैं SN-3 तक लिख देता हूँ, ठीक। अगला होगा SN-2, SN-1, फिर SN, है ना। तो अब इन तीनों की वैल्यू मुझे यहाँ पता है। अगला 3 जो है, क्योंकि S1 से लेके SN तक है, तो नेक्स्ट 3 का हमें पता है वैल्यू S0, फिर S0+1 S0+2, तीनों को ऐड कर लेंगे तो 3 S0 प्लस में 3, है ना। और ये है n × n-1/2। अब ये जो है S1 से SN-3, है ना, तो S1 और जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैचेस वोन है, तो हमें इसके बारे में सोचना है। तो ये इसमें लगा सकते हैं, ये वाली चीज़ जो यहाँ पे था, है ना, तो आ जाएगा, ठीक है। तो उससे कुछ मिल जाएगा।
तो अगर आप इसके टर्म में इनइक्वालिटी हम लोग निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा ना। तो इसके टर्म में इनइक्वालिटी क्या निकलेगा, तो यहाँ से अगर हम बात करें S1 से लेके Sn-3 के बारे में, तो ये क्या है, S1 टोटल नंबर ऑफ मैचेस। तो अगर मान लो ऐसा हो रहा है कि टोटल N-1 टीम्स हैं, एक दूसरे के साथ मैच खेल रही हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो वो खेलेंगे वो होगा, N-3 टीम्स है ना, सो N-3 चूज 2 C2 N-3 C2, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो ये टोटल नंबर मैचेस होंगे, लेकिन ये तो लार्जर वन है, तो लार्जर वन है तो ये ऐसा होगा। ठीक, नाउ ठीक है। हम्म, तो इसमें अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, लार्जर कौन होगा, ये होगा ना, क्यों लार्जर होगा, क्योंकि इस ऑर्डर में ये इधर है, एंड इसमें आप ऐड कर दो इस नंबर को, है ना। सो यहाँ तक तो मेरे पास था ही, सो दिस वाज दिस, तो ये कितना आ जाएगा, n इंटू N-1/2, और ठीक है, तो मैंने ये टोटल एस एन तक का सम लिया, तो घटा देते हैं, कौन सा घटा देते हैं, यही नंबर एक्स्ट्रा है ना, यही घटा देते हैं, अरे ठीक है ना, यहाँ से मैं इसका सम निकाल रहा हूँ तो ये इधर चला जाएगा, इस इक्वेशन को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक, तो इसको आप राइट में भेज दो। सो 3S0 + 3 इज मोर देन इक्वल टू N-3 चूज 2 आएगा, N-3 N-4/2, अच्छा, लेकिन हमें तो N-4 यहाँ नहीं चाहिए, देखो वो जाएगा, वो शिफ्ट होके आ जाएगा, अच्छा ठीक है, इससे कर लो, इससे यही आ जाएगा, ठीक है। तो समझ आया क्या किया मैंने, अब इसको मॉडिफाई करेंगे ना तो यही बनेगा जो मुझे चाहिए, करके देख लेते हैं, है ना, थोड़ा करके देखते हैं क्या होता है, सच में ऐसा आता है कि नहीं, आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा, देखो करके, नहीं तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, सो इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करो, वही आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, इस वाले इनइक्वालिटीज़ को, तो ये नेगेटिव इधर चला, इसको इधर बुला लेते हैं, सो n इंटू N-1/2, N-3 N-4/2 मोर देन इक्वल टू 3 कॉमन ले लेते हैं, S0 + 1 ऐसा हो जाएगा, यहाँ 3 कॉमन ले लिया हमने, इसको इधर भेज दिया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अभी के लिए n इंटू N-1 माइनस N-3 इंटू N-4 मोर देन इक्वल टू 3 इंटू S0 + 1, देखते हैं, सो कीजिए जरा सिंप्लीफाई। हम्म, हम्म, आप लोग कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करके देखिए क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन ये है, तो उसको और खोलेंगे तो n² - n, फिर ये हो जाएगा -n², तो -7n, तो +7n, n माइनस है ना, तो ये +12, तो -12 हो जाएगा, तो अपॉन में 2, इसको इधर बुला लो चाहो तो 6, ठीक, ये 3 को इधर बुला लिया तो 6, 1 को इधर बुला लिया तो ऐसा हो जाएगा, तो फाइनली S0 > दिस। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखो ऐसा आएगा क्या, n² तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ओ फिर तो गड़बड़ है, कैंसिल हो जाएगा, देख लो, तो अगर n² कैंसिल हो गया तो कैसे आएगा,
तो यहाँ से आ गया 7n माइनस दिस 6n माइनस 12/6। ओ एक मिनट, नहीं यहाँ पे 1 भी तो था ना, -1। क्या आएगा देखो। तो अभी के लिए अगर देखें हम, तो -1 भी है, तो 6 तो कट जाएगा, तो ये कुछ आ गया, तो n-3 आ गया। ऐसे कैसे? लेकिन हमें तो ये दिखाना था n-2/2n। तो कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है ना, तो हम लोग ये तो नहीं ला पाए ना, हमें तो ये लाना था। चलो एक बार ट्राई करते हैं, तो इसे तो नहीं आया। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे हैं? थर्ड पार्ट पे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट पे हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी में यूनिकली ना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हो जाएगा, कोई नहीं।
आई थिंक यहाँ पे वो इनक्वालिटी ना लग के कुछ वैसी वाली लगानी पड़ेगी। अच्छा, इंस्टीड ऑफ कंपेयरिंग, जो मैंने अभी कंपेयर किया था, इंस्टीड ऑफ कंपेयरिंग दिस विथ दिस, अगर मैं ऐसा बोलता कि ये जो S1 से लेके Sn-3 है इसमें और n-3 टाइम S0 में क्या रिलेशन होगा, है ना। सो ये S1 से Sn-3 है ना, तो लार्जेस्ट n-3 गेम्स वोन, और S0 है Sn, है ना। तो इसका मतलब Sn तो इसमें सबसे छोटा था, Sn वॉज द स्मॉलेस्ट वन, तो इसको मैं n-3 करूंगा तो ये ज़्यादा होगा। आई थिंक यहाँ से शायद मिल जाए, ठीक है। S1 से Sn-3, तो ये टोटल नंबर ऑफ टॉप n-3 गेम्स जो जीते हैं उसका सम है, और ये जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ गेम वोन, जो सबसे छोटा है ना, जो कोई टीम जीता होगा जो सबसे कम मैच जीता है वो S0 है। n-3 टाइम किया तो ये तो कम ही होगा क्योंकि छोटा नंबर का n-3 मल्टीपल कर रहे हैं, और ये सब इससे ज़्यादा है इंडिविजुअली। ईच टर्म इज मोर देन S0, दिस इज मोर देन S0, दिस इज मोर देन S0, ईच टर्म इज मोर देन S0, तो ये हो जाएगा। यहाँ से करके देखते हैं कुछ मिलेगा, तो फिर से वही करेंगे वही, बस यहाँ पे हमने इसको हटा के ये लिया है अब, ठीक है, क्योंकि इससे हमारा आया तो, बट ये आ गया, वो नहीं आया जो मुझे चाहिए था ना, ये दिक्कत है। तो अगर ये प्रूव करना होता उस तरह से होता, तो हमें अब इसके लिए इसको शायद यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से करो अब, तो ये सम तो फिर से हमने निकाले थे, सो दिस सम वाज एक्चुअली दिस, सो n इंटू n-1/2 -3 टाइम S0 प्लस 3, या वही 3S0, 3S0 ओपन कर देंगे तो -3 मोर देन इक्वल टू n-3 टाइम S0। नाउ देखो जरा क्या होता है, तो हम लोग दूसरे अप्रोच से ट्राई कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ से S0 वाला एक साथ कर लेते हैं, सो n इंटू n-1/2, इसको उधर बुला लो, सो भी -3 रहने दो, इसको उधर बुला लो, n-3 और ये +3, तो आई थिंक NS0 हो जाएगा, NS0, राइट। ये वाला टर्म राइट में लाया मैं, ठीक है, तो इसमें से और इसमें से S0 कॉमन ले लीजिए, तो ये -3 रहेगा +3 होगा, तो ये 3 गायब, ये हो गया, इसको नीचे भेज दो, आई थिंक अब आ जाना चाहिए। तो यहाँ से S0 इज लेस देन इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो, n इंटू n-1 -6 अपॉन 2n, अच्छा चलो 2n तो बना है ना, सो आई थिंक ये वर्क कर जाएगा। सो S0 लेस देन इक्वल टू n² माइनस n माइनस 6 अपॉन 2n, सो S0 इज लेस देन इक्वल टू, कैन वी राइट दिस, हो गया प्रूफ, है ना, यही चाहिए था मुझे, डन। तो ये इनइक्वालिटी काम आएगा ना, क्योंकि इनइक्वालिटी में ये है कि आपको राइट इनइक्वालिटी ढूंढना चैलेंज था यहाँ पे, है ना। सो पहले तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, दिस वाज आल्सो फाइन, बट ये कुछ और प्रूफ कर दिया, तो हमने फिर यहाँ से स्टार्ट किए, नाउ वी गॉट दिस, देख लीजिए, ठीक है। कुछ क्वेरी है तो पूछिए। तो S1 प्लस S2 प्लस Sn-1 मोर देन इक्वल टू n-3 टाइम S0, एंड इससे मुझे वो आंसर आ गया, ठीक है, जो मुझे चाहिए था एक्चुअली। तो मतलब इसका सॉल्यूशन एक्चुअली इतना ही है, दिस इज ये बस इस बॉक्स में जो है ये सॉल्यूशन है सी पार्ट का, है ना, तो पार्ट सी का सॉल्यूशन इतना ही है। ओके, चलिए डी पार्ट पे आते हैं। तो ये सब मेन देखो, ये सॉल्यूशन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ब्रेन इस लेवल पे डेवलप हो कि आप सोच सको, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको खुद ही सोचना है, यू डोंट हैव एनी एक्सेस टू हेल्प, ये है ना, तो आपको खुद सोचना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू परफॉर्म 100%, है ना, जितना कर पाओगे। तो ये जो आप अभी सीख रहे हो इसको वहाँ पे यूटिलाइज करना है, मतलब ट्राई करके देखना है, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, जितना सही करोगे उतने मार्क्स मिलेंगे, बट तुम्हारे हाथ में है कोशिश करना, तो वही कर सकते हो। ठीक है, डी पार्ट ट्राई करके देखते हैं। तो अब डी की बारी है ना, सो यहाँ तक हैं हम लोग। जो यहाँ पे कह रहा है डी पार्ट इज सेइंग कि a tournament generates a score vector s such that sj minus sj plus 1 is equal to 1 for all j 1 to n minus 1, ठीक है। एक टूर्नामेंट है, जनरेट कर रहा है स्कोर वेक्टर s, स्मॉल s, सच दैट एस जे माइनस एस जे प्लस 1, ठीक है।
ये 1 है फॉर ऑल j बिटवीन यहाँ से यहाँ तक. So what is the score vector of this tournament? For every player J, who does player J beat in this tournament? पहले तो समझना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ के देखो ठीक से. कह रहा है कि टूर्नामेंट जनरेट कर रहा है एक स्कोर वेक्टर S, है ना. तो यहाँ पे स्कोर वेक्टर S था, ये मुझे पहले गिवन था. सो दिस वाज स्कोर वेक्टर S, S1 S2 S3 ऑर्डर में था. सो लार्जेस्ट वाला फर्स्ट एंड देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. अब उसने कहा है कि जो स्कोर वेक्टर हमारे पास S था, मतलब S वाज दिस, सो S1 मोर देन इक्वल टू S2, है ना, इस तरह से, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है भी है, ये वाला स्कोर वेक्टर था. अब ये इस तरीके से है कि डिफरेंस 1 है फॉर ऑल आई बिटवीन. इसका क्या मतलब, इसको अगर एलिबोरेट करूँ मैं तो इसका मतलब हुआ कि S1 माइनस S2 इज़ 1, S2 माइनस S3 इज़ 1, S3 माइनस S4 इज़ 1 and Sn minus 1 minus Sn is 1. इज इट. हमने क्या किया, J को 1 by 1 पुट किया इनमें से नंबर्स, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, ऐसे कर करके हमने n-1 तक रखा. तो ये मेरे पास टोटल n-1 इक्वेशंस आ गई. अब कह रहा है व्हाट इज द स्कोर वेक्टर ऑफ दिस टूर्नामेंट. तो एक्चुअली मुझे ये निकालना है, S1 की वैल्यू क्या है, S2 की क्या है, Sn की क्या है, राइट. ये निकालना है, तो करिए. सो व्हाट इफ वी ऐड दिस. अगर मैं इन इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो क्या होगा. अगर इन सारे इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं तो ये यहाँ से माइनस S2 प्लस S2 कटेगा, S3 कटेगा, S4 कटेगा, तो इस तरह से कटेगा. तो बचेगा क्या, S1 माइनस Sn इज n, यही ना जी. S1 माइनस Sn इज n. अच्छा, ओ हमें, अच्छा इतना जरूरत क्या है, हमें ये पता है ना पहले से, वी नो दिस ना. S1 to Sn is n choose 2, मतलब n इंटू n माइनस 1 बाई 2. और हमें ये बताया जा रहा है कि किसी भी 2 कंसेक्यूटिव का डिफरेंस 1 का है. तो मतलब कुछ ऐसा नहीं हो गया कि मैं एक फिक्स कर दूं फॉर एग्जांपल, यहाँ से आ जाएगा ना, आ जाएगा आंसर ना. सो फॉर एग्जांपल एपी के फॉर्म में हो गया, क्या होगी, एपी के फॉर्म में हो गया. हाँ एग्जैक्टली वही कह रहे हैं, है ना. तो हम अगर पहला वाला फिक्स कर दे तो बाकी तो कंसेक्यूटिवली निकल जाएगा ना. हाँ उस तरह से कि जैसे मान लीजिए, चलिए हम कोई एक फिक्स कर देते हैं, S1 को फिक्स कर देते हैं, या Sn को फिक्स कर लो जैसे पहले किया था. तो सपोज वी फिक्स Sn एज k, लेट्स से k. तो मुझे पता है कि Sn अगर k है तो Sn माइनस 1 k प्लस 1 होगा, Sn माइनस 2 k प्लस 2 होगा. दिस विल कीप रनिंग. तो S1 क्या होगा इस ऑर्डर में, बता पाएंगे कोई, पैटर्न समझो. Sn k है, Sn माइनस 1 k प्लस 1 है, Sn माइनस 2 k प्लस 2 है, तो S1 क्या होना चाहिए इस ऑर्डर में. ट्राई करके देखो अगर पैटर्न आप समझ पा रहे हो तो. k प्लस n. हाँ ध्यान से सोचो, k प्लस एन या k प्लस एन माइनस 1, केयरफुल. k+n-1. हाँ है ना, पैटर्न समझो. जब n है तो k है, n माइनस 1 है तो k प्लस 1 है, n माइनस 2 है तो k प्लस 2 है. तो n में से जितना घटा रहे हो k में उतना ऐड हो रहा है, राइट. सो 1 कैन बी रिटन एज n माइनस n माइनस 1, राइट. सो एक्चुअली ये S1 इज समथिंग लाइक Sn माइनस n माइनस 1. तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा k प्लस n माइनस 1, ठीक है. तो ये वाला आएगा k प्लस n माइनस 1. ओके, अब हमें ये पता है कि इन सब का सम जो है, तो यहां से आप इजीली नहीं निकाल लेंगे. वी ऑलरेडी नो सम ऑफ दीज नंबर्स, एपी में एक्चुअली k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 अप टू दिस. सम ऑफ दीज नंबर्स आर n इंटू n माइनस 1/2. तो मुझे k की वैल्यू n के टर्म में निकालना है, तो हमारा आंसर एक्चुअली n के टर्म में ही आएगा. तो आसान है ये तो. सो अभी हम क्या करेंगे कि जैसे अब मुझे k चाहिए n के टर्म में, तो ये ऐड करना मुश्किल तो है नहीं. इफ़ वी ऐड ऑल, तो S1 से Sn मुझे पता है यहाँ n इंटू n माइनस 1/2 है. इन लेफ्ट साइड का सम जो है तो हम इसको यूज़ नहीं कर रहे अब, ठीक है. सो वी आर नॉट यूजिंग दिस, ठीक है. तो ये जो लेफ्ट साइड का सम है ये n इंटू n माइनस 1/2 बाई दिस इक्वेशन, और राइट साइड k कितनी बार आया है, n टाइम, तो k टाइम n. और यहाँ 1 से लेके n माइनस 1 तक है, सो n माइनस 1 इंटू n बाई 2 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 से n तक n इंटू n प्लस 1/2 होता है. तो यहाँ k को अलग ऐड किया, k n, और 1 2 3 n माइनस 1 ये हो गया. अब यहाँ से हम k निकाल पाएंगे क्या,
और अगर हमने के निकाल दिया था, हमने ये सब निकाल दिया, यही क्वेश्चन था। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है व्हाट इज द स्कोर वेक्टर ऑफ दिस टूर्नामेंट। तो मतलब पूछना चाह रहा है S1 क्या है, S2 क्या है, S3 क्या है, Sn क्या है, इन टर्म्स ऑफ n निकालना है मुझे। तो आ गया यहाँ से, है ना। सो इफ वी फाइंड के देन वी गॉट दिस। लेकिन एक मिनट, ऐसा कैसे हो रहा है, के तो यहाँ 0 आ जाएगा, समथिंग इज रॉन्ग। के तो निकाल पा रहे हैं ना यहाँ पे हम। नो प्रॉब्लम, है ना। तो मतलब नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से आ गया 0 बराबर के एन, तो के इज 0, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर के 0 हो गया लेट से, सो व्हाट डज इट मीन कि लाइक Sn गॉट 0 मैच, Sn minus 1 is 1 match, and so on S1 is actually n minus 1 match. Yes, this is the answer. तो I think no problem. जो S वेक्टर था, इस वेक्टर में क्या था S1, तो S1 was actually so n minus 1, n minus 2, n minus 3 dot 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 3 2 1 0. I think this would be the answer. चेक कर लो। यही चाहिए था ना। तो सपोज k बिकेम 0, नो प्रॉब्लम, दिस इज 0, दिस इज 1। तो ऐसा तो किसी ने कहा नहीं ना कि 0 है, ऐसा तो नहीं कहा कि 0 नहीं हो सकता। कहीं क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि ए साइज कैन नॉट बी 0। हो सकता है कि जो कोई टीम इसने एक भी मैच नहीं जीते, तो सारे मैच हारे हों, ऐसा भी तो हो सकता है। तभी तो 1 का डिफरेंस आएगा, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया Sn इज 0, Sn minus 1 1, Sn minus 2 2 एंड S1 इज n minus 1। सो दिस इज द आंसर। ये S वेक्टर जो मुझे चाहिए था, दिस इज द आंसर। S1 S2 S3 एंड सो ऑन Sn, ठीक है ना। तो यही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, अब बच गया एक पार्ट, है ना। तो अभी हमने सी और डी किया है, तो अब बचा लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। तो जो लास्ट पार्ट है कि अब ये कह रहा है कि सपोज देयर आर 6 प्लेयर्स। अब इसने फिक्स कर दिया कि मान लो 6 प्लेयर्स है टोटल। तो सपोज देयर आर 6 प्लेयर्स, दैट इज n इज इक्वल टू 6। तो मतलब जो हमारे पास 6 प्लेयर्स हैं, नो प्रॉब्लम। तो S मतलब जो था S1 S2, है ना, या S1 S2 S6, इस तरह से है, ठीक है ना। अगेन वो ऑर्डर है, तो यू नो द रिलेशन। सो S1 मोर देन इक्वल टू S2 मोर देन इक्वल टू S3 मोर देन इक्वल टू S4 मोर देन इक्वल टू S5 मोर देन इक्वल टू S6, ठीक है, ये ऑर्डर में है। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है there is a tournament such that each player has a score of at least 2. each player has a score of at least 2. तो मतलब each SI is more than equal to for all I 1 to 6, ऐसा। and difference in the score of any two player is not more than 1. क्या बोल रहा है, डिफरेंस इन स्कोर्स ऑफ एनी टू प्लेयर। अच्छा, अगर ये तो हमें पता है कि S1 से लेके S6 तक का सम क्या होगा, कि 6 लोगों ने मैच खेला और टोटल नंबर ऑफ विंस इन ऑल इज द नंबर ऑफ मैच प्लेड। नंबर ऑफ मैच प्लेड वाज 6C2, है ना। तो 6C2 होता है 6 इंटू 5/2, तो ये हो गया 15। तो ये तो मुझे पता है कि S1 से S6 तक जो होगा वो 15 होगा। अब ये बोल रखा है ईच SI जो है वो 2 से ज्यादा है या 2 के इक्वल है, ठीक। और दूसरा बोल रहा है कि डिफरेंस इन स्कोर ऑफ एनी टू प्लेयर इज नॉट मोर देन 1, नॉट मोर देन 1। तो या तो इक्वल है या 1 का मैक्सिमम डिफरेंस है ना। सो मैक्सिमम डिफरेंस इज 1, यही कहना चाह रहा है। तो मतलब अगर मैथमेटिकली लिख के दिखाऊं तो इट इज लाइक SI माइनस SJ इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल I, J, ये कहना चाह रहा है। नॉट मोर देन 1 मतलब लेस देन इक्वल टू 1, ठीक। तो ये दूसरा रिलेशन है कि वट एवर IJ यू चूज, डिफरेंस 1 से कम ही है या मैक्सिमम डिफरेंस 1 का है। तो व्हाट इज द स्कोर वेक्टर ऑफ दिस टूर्नामेंट, तो मतलब हमें ये निकालना है। सो फाइनली वी हैव टू फाइंड S1 S2 S3 S6 तक निकालो।
पहला क्वेश्चन तो यही है। फिर बाद में कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ टूर्नामेंट डिस्क्राइबिंग हु विट्स हु विच जनरेट्स दिस स्कोर वेक्टर। पहले तो स्कोर वेक्टर निकाल लो, फिर हम देख लेते हैं। सो कैन यू सॉल्व दिस? सो हमारा पर्पस क्या है, S1 की वैल्यू क्या है, S2 की वैल्यू क्या है, S3 की वैल्यू क्या है, S4 क्या है, S5 क्या है, S6 क्या है, ये हमें फाइंड करना है एक्चुअली। ये आप लोग कर पाओगे, आसान है, करके देखिए। सारे इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। सर 3 लोग 3-3 स्कोर करेंगे और 3 लोग 2-2। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि हम लोग लेना पड़ेगा 3 3 3 2 2 2 ये। तो हमारे पास कंडीशन ये है कि सम को एग्जैक्टली 15 करना है ना, सम को एग्जैक्टली 15 करना है, और डिफरेंस एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो एक का डिफरेंस हो या डिफरेंस ना हो। तो सम पहले 15 हो जाए, ऐसा सोचना पड़ेगा। तो आपने कहा 3 3 9, 2 3 6, 9 6 15 हो गया, ये एक पॉसिबिलिटी है। क्या और कोई पॉसिबिलिटीज है, सोचिए आप, है ना, इस ऑर्डर में सोचना पड़ेगा। कम से कम 2 तो लेना ही पड़ेगा, है ना, ये है। और मान लो अगर हमने 5 को 2 ले लिया, 10 ये हो गया, तो 5 लेना पड़ेगा, फिर यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल लॉजिक है ना। अब देख लो एक बारी, क्या और कोई पॉसिबिलिटीज हैं, आप चेक करके देखो कि ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे ऐसा हो जाए। आई थिंक ये यूनिक पॉसिबिलिटीज है ना, इसके अलावा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। ये 2 कंडीशन हमारा कंपल्सन है कि ये 2 कंडीशन तो होने ही चाहिए, ठीक है, इन दोनों कंडीशन को होल्ड कराना ही है, और ये तो कंडीशन था ही ऑलरेडी, ठीक है। मतलब 4 कंडीशन मैंने एक ये 2 क्वेश्चन में दिया है, ये हमें ऑलरेडी पता है, ये भी ऑलरेडी पता है ना, ये तो हमें पहले से पता है। सो दीज आर कंडीशन जो सेटिस्फाई, तो उसका मतलब ये आंसर है, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब कंस्ट्रक्ट अ टूर्नामेंट डिस्क्राइबिंग हु विट्स हु विच जनरेट दिस। अब आप कोशिश करो, ये मतलब इसका जो ये तो नंबर मैथमेटिकली निकाल दिया। अब मतलब लाइक इट्स विजुअलाइज करने वाली बात है कि लाइक आप ये बताओ कि कौन किसके साथ हारेगा, तो ऐसा हो सकता है। तो आप एक डायग्राम टाइप का बना सकते हो। बना पाएंगे? मतलब ये है ना कि एक टीम है जिसने 3 मैच जीता, दूसरी टीम है जिसने 3 मैच जीते, तीसरी टीम है जिसने 3 मैच जीते, फोर्थ टीम won 2 मैचेस, फिफ्थ टीम won 2 मैचेस, सिक्स टीम won 2 मैचेस। तो आप बना सकते हो, फॉर एग्जांपल टीम अगर मैं बोलूं कि T1 T2 T3 T4, है ना, इस तरह से लेट से T5 T6, दीज आर 6 टीम्स। तो मुझे पता है कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस 15 होंगे। तो आप ये बनाना है कि किसके साथ कौन हारा कौन जीता, आपको पेयर बनाना है ना। तो टोटल अगर पेयर बनाओगे तो वो टोटल पेयर कितने बनेंगे, 15 बनेंगे, है ना। इफ़ यू मेक द पेयर लाइक फॉर एग्जांपल T1 T2 के बीच एक मैच होगा, T1 T3 के बीच एक मैच होगा, फिर T1 T4 के बीच एक मैच होगा, ऐसे करके टोटल अगर पॉसिबिलिटी आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो यू विल हैव 15 पॉसिबिलिटीज, यही है। अब फिर उसमें ये डिसाइड कर लो कौन जीता कौन हारा अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, है ना। तो सो दैट फॉर एग्जांपल मतलब विदाउट लॉस ऑफ जेनिटी, मान लो कि ऐसा करो कि टीम 1 ने 3 मैच जीते, तो किसी 3 के साथ उसको जिता दो, फिर बाकी हरा दो, है ना, वैसा हो जाएगा। तो मुश्किल नहीं है, यू राइट ऑल 15 पेयर्स एंड देन अकॉर्डिंगली फॉर एग्जांपल इनके बीच में ये मान लो कि चलो ये जीत गया ये हार गया, ऐसे करके क्रॉस करके देख लो, तो उससे ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू कैन मेक दैट, जस्ट मेक ऑल 15 पेयर्स, और वैसे करके इस स्कीम के अकॉर्डिंग आप दिखा दो कि T1 T2 में मैच हुआ तो पहला मैच T1 जीता T2 हार गया, दूसरा में जैसे मुझे T1 को 3 बार जिताना है, तो यहाँ पेयर कितने बनेंगे, T1 T5 के साथ भी खेलेगा और T1 T6 के साथ भी खेलेगा। सो T1 एक्चुअली बाकी 5 टीम के साथ खेलना है, तो 3 के साथ इसको जिता दो फॉर एग्जाम्पल, है ना, यहाँ विन हुआ ये लूज, विन ये लूज, तो ये हो गया। अब बाकी में इसको लूज होना पड़ेगा, है ना, T1 को, क्योंकि हमें T1 को 3 मैच ही जिताने थे, तो वी जस्ट टुक दिस एंड अगेन अगेन। अब बाकी ऐसे ही टोटल 15 पेयर लिख के ऐसे करके कॉम्बिनेशन बना लो, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन डन हो गया।
तो ये हमारा हमने ये किया। अब बचा तो ये वाला क्वेश्चन, राइट। तो अभी हमने ये कल और आज की क्लास में, कल हमने ये 1 किया था और इसके कल हमने 2 पार्ट किए थे, अभी हमने 3 पार्ट किए हैं। एंड अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो देखिए, अब क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन इन x, है ना। सो x minus 1, x minus 2 and x minus n is equal to k, where n is more than 1 positive integer, natural number, k is a real number. Okay. Argue that the following statement are true or false by providing a proof or a counter example. So statement A says, suppose n is 2. So there is a real solution to equation 1 for every value of k. चलिए ट्राई करते हैं। तो ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो n को 2 रखना है, तो n को 2 रखने का मतलब इक्वेशन विल स्टॉप एट 2, दिस इज k, ठीक। तो जब n को आप यहाँ 2 रख दोगे, सो दिस इक्वेशन विल रिड्यूस टू दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन 1 था, दिस इक्वेशन 1, नाउ दिस इज इक्वेशन 1 व्हेन यू पुट n इज इक्वल टू 2, एग्री। अब आपको बताना है कि इस इक्वेशन के पास क्या रियल सॉल्यूशन है, चाहे मैं के कोई भी रियल नंबर ले लूं, इज इट। कैसे पता करेंगे आप, आसान है, कैलकुलस आपने पढ़ा है ना। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू के, राइट। कैन यू मेक ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, आप लोग जानते तो होगे हाउ टू मेक ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। सो चलो थोड़ा सा और, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज 2 इज इक्वल टू के। तो यहाँ कुछ ऐसा हो गया, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, इसको जरा शिफ्ट कर दो, तो k प्लस 9/4 माइनस 2 एक नंबर है। आप लोग इसका ग्राफ बनाना जानते होंगे लेफ्ट साइड का। चलिए, सो इफ आई मेक अ ग्राफ ऑफ द लेफ्ट साइड, इसी क्वेश्चन को ऐसा बनाया आप, अब मैं इसका ग्राफ बना के सॉल्यूशन देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड का ग्राफ क्या है, x माइनस 3/2, तो मतलब 3/2 पे ये पैराबोला होगा, राइट। ये ग्राफ है। अब ये भी कोई नंबर होगा, तो k यहाँ वैरी कर रहा है, तो इसका कुछ है ना, लाइक k अभी आर्बिट्री कांस्टेंट बोल दो, तो k प्लस 9/2 माइनस, है ना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/4 में रिड्यूस हो जाए, ऐसा होगा। कितना होगा, 2 माइनस 9/4 था ना, तो 9/4 8, तो 1/4 में आ जाएगा, राइट। तो क्या बोलते हैं इसे, जो आर्बिट्री कांस्टेंट आप करते हैं ना, k प्लस, मान लो c मान लेते हैं अभी के लिए, k प्लस 1/4 का नाम मैंने c रख दिया, ठीक। सो k इज ए रियल नंबर, सो c इज ऑल्सो रियल नंबर, ओके। ऐसा हो गया। अब इसका ग्राफ बनाओगे, तो ये लेफ्ट साइड का ग्राफ ये है, ब्लैक कलर से जो मैंने बनाए हैं। अब राइट साइड का ग्राफ, चलो मैं इस कलर से बनाता हूँ। सो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसा होगा। सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट वैल्यू ऑफ सी यू चूज। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि n को 2 रखने पे देयर इज अ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k। सो सोचो, c की वैल्यू जब x एक्सिस से नीचे आ जा रही है, सो इज देयर ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब होगा, जब वो x ग्राफ को कट करेगी, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि दिस एंड दिस विल कट, या अच्छा ग्राफ से करना है तो एक तो ग्राफिकली मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब c लेस देन 0 है, इसका मतलब है k प्लस 1/4 लेस देन 0 है, सो देयर इज नो सॉल्यूशन। एग्री करते हैं आप लोग, देख लीजिए। क्योंकि जब ये c का ग्राफ था, दिस वाज y इज इक्वल टू c एंड दिस वाज y इज इक्वल टू x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, सो देयर इज नो सॉल्यूशन। मैथमेटिकली भी इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर ग्राफिकली नहीं जाना हो तो यू जस्ट कंटिन्यू मैथमेटिकली। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3/2 इज प्लस माइनस रूट अंडर k प्लस 1/4, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर थोड़ा और लिखते हैं आप तो क्या आ जाता है, ये k लेस देन माइनस 1/4, है ना। तो देर इज नो सॉल्यूशन फॉर ऑल k लेस देन माइनस 1/4, और c लेस देन 0 मतलब k माइनस, क्योंकि c मैंने k प्लस 1/4 को लिया हुआ है। अब आप जानते हैं कि ये नंबर रियल नंबर कब रहेगी,
सो दिस हैज सॉल्यूशन फॉर ऑल k प्लस 1/4 मोर देन 0, यही है। तो इसका उल्टा हो गया कि दिस हैज नो सॉल्यूशन, सो दिस हैज नो सॉल्यूशन, तो यहाँ इक्वल टू फॉर ऑल k प्लस 1/4, आई थिंक कन्विंस्ड है आप लोग, देख लीजिए, लेस देन 0, इज इट फाइन। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ, क्वेश्चन ये था ना कि अब आपको बताना है कि ट्रू है फॉल्स है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो काउंटर एग्जांपल देना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर k इज इक्वल टू -10, ऐसा ले लो। तो ये काउंटर एग्जांपल है, हमने कहा फॉल्स है ना, तो इसने कहा था हर वैल्यू के लिए होगा, हमने कहा k इज इक्वल टू -10 के लिए नहीं होगा सॉल्यूशन, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो। ये तो बेसिक 11th-12th लेवल का क्वेश्चन था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, आओ आगे। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गया, व्हेन k इज लेस देन -1/4 देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब आओ बी पार्ट में, जब n बराबर 3 है देयर इज अ रियल सॉल्यूशन टू इक्वेशन 1, सिमिलर क्वेश्चन है। नाउ कैन यू मेक द ग्राफ, सिमिलर क्वेश्चन है, आप मुझे डिसाइड करके बताओ। जैसे मैंने बी पार्ट को दो तरीके से बताया आपको, एक तो मैथमेटिकली सॉल्व करके और दूसरा ग्राफिकली। तो आप सिमिलर वे में मुझे खुद डिसाइड करके बताओ कि ये ट्रू है कि फॉल्स है ना, अपने लॉजिक से, क्योंकि एग्जाम में तो खुद ही करना होगा, तो सीखोगे तो कर पाओगे। यू ट्राई इट, मतलब ये हो गया x-1, x-2, x-3 इज इक्वल टू k हैज सॉल्यूशन फॉर ऑल k बिलोंग्स टू r। सो ये आपको बताना है यस और नो। इफ यू से यस यू हैव टू प्रूव, इफ यू से नो यू हैव टू गिव अ काउंटर एग्जांपल। मींस आप k की एक ऐसी वैल्यू बता दो जहां पे सॉल्यूशन नहीं है, तो वो काउंटर एग्जांपल हो जाएगा। तो आप लोग मुझे ये अभी का आपको करना है सॉल्व। अब अभी सॉल्व करके मुझे बताओ यस या नो, है ना। ये जो स्टेटमेंट बी है ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताना है आपको। ट्राई इट सिमिलर वे, ग्राफ बना लो, इजी रहेगा। यू मेक द ग्राफ ऑफ द लेफ्ट साइड।
है ना? नहीं डिसाइड हो रहा क्या अभी तक? You know what? X tends to plus infinity, so this will tend to plus infinity. X tends to minus infinity, this will tend to minus infinity. Why? Because of cubic function. तो इसका ग्राफ पता है कैसा होगा जब x माइनस इन्फिनिटी है? सो ग्राफ समथिंग लाइक ऐसा होगा. तो वट एवर लाइन यू ड्रॉ ड्यू टू k, वो कहीं ना कहीं तो कट करेगा ही. ये श्योर है ना? समझ पा रहे हो? सो ये इसका ग्राफ होगा. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जो इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे ना, ये क्यूबिक इक्वेशन है. सो ऐसी है. सो वट एवर हॉरिजॉन्टल लाइन यू ड्रॉ, तो ये k का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू k की बात कर रहा हूँ. इट विल श्योरली कट दिस ग्राफ एट लीस्ट वन पॉइंट. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. देख लो. ठीक है? तो इतना टेंशन कुछ करने की जरूरत है नहीं. ये एक्चुअल ग्राफ होगा इसका. अब कहाँ कटेगा वो तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट निकालो, एफ डैश एक्स निकालो, जीरो पुट करो, उससे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, फिर उसमें फंक्शन की वैल्यू निकालो. तो ये कौन सा पॉइंट है वो आप सॉल्व करके पता लगा सकते हो, है ना, कि विच पॉइंट इज दिस एंड क्या वैल्यू हो जाएंगे. बट ग्राफ का शेप ऐसा होगा. ठीक है? फॉर ऑल के, है ना, ऐसा मुझे लग रहा है तुम लोग सॉल्व कर ही नहीं रहे हो. मतलब मैं ही मतलब सॉल्व कर रहा हूँ बस. कोई फायदा नहीं होगा इससे फिर. फॉर ऑल के मोर देन इक्वल टू जीरो एंड फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन, क्योंकि एग्जाम मुझे थोड़ी देना है, एग्जाम में तुम्हें देना है. तुम ट्राई करोगे तो सीखोगे. ठीक है? सो देर इज अ रियल सॉल्यूशन टू इक्वेशन वन. कह रहा है फॉर ऑल के मोर देन इक्वल टू जीरो एंड फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन मोर देन वन, देयर इज अ रियल सॉल्यूशन टू इक्वेशन वन. अब ये बताओ. तो हमारा क्वेश्चन तो एक्चुअली ये था. क्वेश्चन वॉज x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस एन इज इक्वल टू के. एन जो है वो नेचुरल नंबर है, के जो है वो रियल नंबर है. यही था. अब आप देख के खुद ही बताओ उसमें. तो जैसे ए पार्ट हमने देखा था ना, ए पार्ट तुमने सॉल्व कर लिया था, वो फॉल्स आया था. सो ए पार्ट वाज फॉल्स. ये बी पार्ट है, ये ट्रू था. ठीक है? सो एंड अब ये बोल रहा है कि फॉर ऑल के मैं पॉजिटिव ले लूँ कुछ भी, और फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन मोर देन वन कुछ भी ले लूँ, तो देयर इज अ रियल सॉल्यूशन टू इक्वेशन वन. तो देखो, अगर ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल लेफ्ट साइड, तो ग्राफ इस साइड की कुछ बनेगी. इवन डिग्री का है तो ग्राफ इस टाइप की कुछ बनेगी, है ना. बट व्हाट इज गारंटी दैट इट विल कट एट मतलब इवन डिग्री में कुछ उस तरह का जो भी हो, ऐसा भी, इट्स नॉट लाइक हमेशा ऐसा ही होगा. इवन डिग्री में ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ ऐसा करके ऐसा हो. सो इस टाइप का भी ग्राफ बन सकता है. 4 डिग्री, 5 6 डिग्री, 8 डिग्री वाले में ऐसा कुछ हो सकता है. तो बट ये है कि ऐसा होगा. बट क्वेश्चन है कि फॉर ऑल के मोर देन इक्वल टू जीरो, चाहे के कोई भी मोर देन इक्वल टू जीरो ले लूँ एंड कोई भी एन ले लूँ मोर देन वन, एक सॉल्यूशन तो होगा इक्वेशन वन का. क्या ऐसा है जरूरी? देखो. सर ग्राफिकली तो लग रहा है क्योंकि वो लाइन कट तो करेगा किसी न किसी पॉइंट पे. हाँ, अगर ये मान लो एक्स एक्सिस अगर यहाँ पे है तो वैसा होगा. बट हाउ डू वी नो क्रिटिकल पॉइंट जो है नेगेटिव आएगा, है ना. सो जैसे अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर तो बना ही सकते हैं ना. हाँ एग्जैक्टली, जो मैंने पहले पार्ट में किए थे, जैसे मान लो फर्स्ट पार्ट में जो मैंने किया था कि हमने यहाँ क्वाड्रेटिक बना लिया, डिग्री 2 का था, तो डिग्री 4 का भी होगा तो सम पावर ऑफ 4 टाइप का बनेगा. कुछ ना कुछ तो बनेगा. तो 4 डिग्री का होगा, दैट्स नॉट लाइक ऐसा, तो कुछ ना कुछ ऐसा तो बनेगा, इस तरह कुछ बनेगा 4 डिग्री में. ठीक है? बट 4 डिग्री में क्या होगा, ये इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगी. बट ये इंश्योर ये करना है कि एक्स एक्सिस पे ही कटेगा, इसकी क्या गारंटी है? तो उसके लिए हाँ, जो कांस्टेंट होगा उसको राइट में शिफ्ट करवा देंगे. तो जीरो तो करवा ही सकते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ये भी तो शिफ्ट होगा ना. सी भी शिफ्ट होगा.
टू डिग्री का था कि के है ना, के अगर मोर देन इक्वल टू -4 है तो जाके सॉल्यूशन था, है ना। के मोर देन इक्वल टू -1/4 है तो सॉल्यूशन तो था। हाँ, तो पता है क्यों ऐसा होगा, आंसर ट्रू होगा, बिकॉज ये माइनस वाले जो है ना, ये माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये प्लस ने क्या किया एक्चुअली, अच्छा ये इसकी वजह से ऐसा हुआ था। हम्म, तो यहाँ ये प्लस जनरेट किया था ना, +1/4। अच्छा 4 डिग्री का अगर सेम काम करे तो क्या होगा अगर हम देखें तो, और इसने कहा है, तो डी पार्ट देखते हैं, सी पे भी थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा। एंड ये कह रहा है कि फॉर ऑल के लेस देन 0 फॉर एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर n देयर इज अ रियल सॉल्यूशन। तो ये तो ठीक है, के नेगेटिव है तो नेगेटिव है, पता ना ऑड के लिए तो ग्राफ ऐसा कुछ होगा। 5 डिग्री होगा तो क्या होगा, एक दो और कर्व वो ले लेगा। अगर 5 डिग्री का है फॉर एग्जाम्पल, तो ग्राफ कैसा बनाएगा, तो 5 डिग्री में जा होगा तो एक दो इस तरह से ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो 5 7 डिग्री में इस तरह से। बट ये श्योर है कि माइनस इन्फिनिटी जाएगी, और डिग्री में प्लस इन्फिनिटी जाएगी। तो ये तो श्योर है, कोई भी नेगेटिव नंबर लोगे तो ऑड में तो हमेशा सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो जैसे ये जो कह रहा है कि के लेस देन 0 है और ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, देयर इज अ सॉल्यूशन। तो के कोई भी रियल नंबर ले लो, सॉल्यूशन तो होगा ऑड डिग्री के लिए, ठीक है, ऑड के लिए होगा, तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू, ठीक है। अब कह रहा है कि फॉर ऑल के लेस देन 0 देयर इज सम इवन पॉजिटिव इंटीजर सच दैट अ रियल सॉल्यूशन टू इक्वेशन 1 एग्जिस्ट। अब के लेस देन 0 है तो कुछ ऐसे इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा जहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नेगेटिव के लिए। जैसे देखो यहीं पे था, हाँ आंसर इज यस। जैसे ये फर्स्ट पार्ट को देखो आप, फर्स्ट पार्ट हमने क्या कंक्लूड किया, तो के मोर देन इक्वल टू -1/4 के लिए सॉल्यूशन था। तो लाइक जैसे 0 -1/4, तो इस बीच का कोई नंबर ले लो, है ना। जैसे ये 1/4 है, इधर 1/8 होगा ना, तो इस तरह से, तो -1/8, तो इसी में बोलूँ मैं, तो k इज इक्वल टू -1/8 के लिए सॉल्यूशन होगा। अगर k को आप -1/8 लोगे, सो यू हैव सम सॉल्यूशन एक्चुअली। चेक करो, ये मैंने कंक्लूड किया था, k लेस देन के लिए सॉल्यूशन नहीं है, मोर देन इक्वल टू के लिए सॉल्यूशन है, इसके लिए सॉल्यूशन है। सो व्हाट आई वांट टू से, कि इसको अगर जस्टिफाई करना, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि अगर मैं n को 2 ले रहा हूं, इसने कहा है सम, सम का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, है ना। सो देयर इज सम, तो यस n इज 2। तो हमने ये देखा था कि x-1 x-2 इज इक्वल टू k हैज सॉल्यूशन फॉर ऑल k मोर देन इक्वल टू -1/4। तो इसने कहा है कि k नेगेटिव है। अच्छा फॉर ऑल बोला ना, ओ फंसेगा फंसेगा, है ना, यहाँ यहाँ फंसेगा ना। ये है फॉर ऑल के लेस देन 0 कहा है, फॉर सम के बोलता तो होता, फॉर सम के, है ना, लेकिन फॉर ऑल के तो नहीं होगा। जैसे मैं के ले लूँ यहीं पे, इसी में के को लेता हूँ -10, देन नो सॉल्यूशन, ये था ना। हैज सॉल्यूशन मैंने ये लिखा था, एंड हैज नो सॉल्यूशन फॉर ऑल के लेस देन -1/4। ओके, सो नाउ इट इज फॉल्स, ठीक है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि यहाँ मैंने ध्यान दिया ना, फॉर ऑल के कह रहा है, मतलब के मैं कुछ भी ले लूँ, कुछ इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर के मैं बहुत छोटा लेता हूँ, लाइक के टेंस टू -इन्फिनिटी काइंड का लूँ, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इवन डिग्री का ग्राफ अल्टीमेटली ऐसा ही होना है, ठीक है ना, घूम के फिर वापस इधर ही जाना है। तो के मैं बहुत छोटा लूंगा ना, कितना छोटा, ग्राफ से नीचे, जहां तक ग्राफ जा रहा है उससे नीचे ले लूंगा, तो फॉर ऑल के लिए तो नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनली मेरा कंक्लूजन ये है कि ये वाला आएगा फॉल्स, ठीक है, फाइनल। और ठीक है, तो ए पार्ट तो हमने पहले ही चेक कर रखा था, सो ए पार्ट वाज फॉल्स, बी पार्ट इज ट्रू, सी फंसा है, डी ट्रू है, ई फॉल्स है। अब आते हैं सी पे, थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो कि फॉर ऑल के नॉन नेगेटिव और हर पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए एक सॉल्यूशन होगा इक्वेशन 1 का। तो एनी के एनी एन, फॉर एनी के फॉर एनी एन देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर एनी के मोर देन 0 एंड फॉर एनी
जैसे यहाँ पे तो मिल रहा है ना कि जैसे k मोर देन 1/4, ऑब्वियसली k मोर देन 0 के लिए सॉल्यूशन है। दिस हैज सॉल्यूशन फॉर ऑल k मोर देन 0, मोर देन इक्वल टू 0, कुछ भी ले लो, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन तो -4 के आगे ही सॉल्यूशन है, -1/4 के आगे ही सॉल्यूशन है। तो नॉन नेगेटिव के लिए यहाँ तो सॉल्यूशन होगा, बट विल इट वर्क फॉर क्यूबिक? क्यूब के लिए तो k कुछ भी ले लो, है ना। अगर n ऑड है सो k कोई भी रियल नंबर है तो सॉल्यूशन आना ही है ऑड के लिए, ठीक है। अब तो इवन के बारे में मेनली हमारा जो यहाँ पे प्रॉब्लम वो इवन के बारे में है। 2 के लिए तो हमने जस्टिफाई कर दिया कि n बराबर 2 के लिए ट्रू है सी, बट क्वेश्चन है 4 6 8 सबके लिए ट्रू होगा, ये थोड़ा सोचने वाली बात है ना। तो फिर से वही है कि वैल्यू क्या होगी, तो 0 के करस्पॉन्डिंग x बराबर 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे, है ना। तो इसका जनरल ग्राफ कैसा होगा, जैसे x-1 x-2 का ग्राफ हमने देखा, तो जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये x-1 x-2 इक्वल टू k था, तो इसका ग्राफ ये नेगेटिव हो गया था ना। जब हमने इसका परफेक्ट स्कोर बनाए थे तो माइनस में कुछ आया था, तो वैसे आई थिंक 4 डिग्री में भी होगा। x-1 x-2 x-3 x-4 इक्वल टू k होगा, है ना। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे क्या आया था, x-3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ -1/4 बराबर k था ना। आई थिंक प्लस माइनस था, यही तो वहाँ गया पॉजिटिव हो गया था। तो हो क्या रहा था कि ये वैल्यू, ये तो 0 हो जाए किसी पॉइंट पे, ये नेगेटिव है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है यहाँ पे। ये इक्वेशन इसका इक्विवेलेंट था, ठीक है। तो ये तो कहीं ना कहीं 0 हो जाएगा, तो बचा है नेगेटिव नंबर। तो यहाँ भी ऐसे ही आपको हमें सोचना पड़ेगा कि क्या, बट हाँ ये तो यहाँ से पता चल जाएगा मुझे। देखो इसको जैसे मैंने वो लिखा ना, x-3 होल स्क्वायर -1/4, ठीक। और वैसे ही इसको लिखोगे तो ये एक्चुअली में क्या है, x² -7x + 12 है, तो आएगा x² -7/2 होल स्क्वायर -49/4 + 12। अब ये इंश्योर करना है मुझे 40 -1/4, ओके। तो आंसर इज यस, ठीक है। आप यस कर रहे थे ना, ठीक है। होगा क्या, ऐसा क्यों कह रहे हैं, हो रहा, कह रहे हैं ये नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर, एक मिनट, तो यहाँ पे जो क्या होगा, अभी हमने मल्टीप्लाई कर दिया मान लो इसको, ठीक है। सो सपोज, मतलब अभी थोड़ा सा भी, मतलब श्योर होने में बाकी टाइम, तो अगर हमने इस कैलकुलेशन सही है ना, ये चेक करना, इसको हमने परफेक्ट स्कोर बनाए हैं, तो ये 49/4 होता, अब +12 है तो माइनस आएगा, ऐसा होगा हर बार। अब यहाँ से जब आप इसको खोलोगे तो क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस है ना, वैसा कुछ आएगा, -1/4 इंटू x-3/2 होल स्क्वायर। तो मेनली हमें क्या डिसाइड करना है कि दिस हैज अ सॉल्यूशन फॉर ऑल k मोर देन इक्वल टू 0। हमें ये डिसाइड करना है कि दिस हैज अ सॉल्यूशन फॉर ऑल k मोर देन इक्वल टू 0। तो ये भी तब होगा, मेरे को, मैं क्या इंश्योर करना चाह रहा हूं कि ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को कट करेगी तो श्योर है, इफ ग्राफ गोज बिलो एक्स एक्सिस देन दिस आंसर इज फाइन। इवन टच करके भी पास करे तभी चाहिए, लेकिन दिक्कत होता है कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी जब ग्राफ इस टाइप का हो जाएगा, तब प्रॉब्लम होगी। व्हेन वी टेक के हेयर देयर विल बी नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे के ले लूँ तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन देन। तो ये हमें समझना पड़ेगा बस, कि क्या इंश्योर हम कर पा रहे हैं कि ये ग्राफ जो है इसका वो एक्स को कट करेगी ही, मतलब एक्स के नीचे जाएगी, ऐसा इंश्योर होना है आपको।
तो मेनली यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इसमें मैं देखना चाहूँ कि जैसे अगर x को 7/2 मान लो 2 रख दिया तुमने, तो ये रिड्यूस हो जाएगा x माइनस 3/2, 7/2 माइनस पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, 4/2, 2 4, 4 माइनस 1 पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। और 3/2 रख दिया तो वही तभी ऐसा हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, हाँ ओके। तो कहने का मतलब ये है कि कट तो करेगा, है ना। दिस इक्वेशन, ये 4th डिग्री का इक्वेशन है, तो इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, या तो बोथ रियल, 4 रियल रूट्स होंगे या 2 रियल रूट्स होंगे, है ना, 3 तो होगा नहीं। या तो ये 2 बार कट करेगी, मतलब ये 4 बार कट करेगा, या एटलीस्ट 2 टाइम कट करेगी इस तरह से, है ना। तो ये ग्राफ करेगी, आई थिंक ठीक है, ये ट्रू होगा, बट मे बी, है ना, और थोड़ा जस्टिफिकेशन चाहिए होगा प्रूफ करने के लिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है ट्रू होगा, ठीक है। बाकी आंसर की अगर है तो आप कर देख लेना। देखो जी, तो इसके हिसाब से हमने पहला चेक किया था, पहला तो फॉल्स, देन ट्रू, फिर ट्रू, फिर आई थिंक ये भी नेगेटिव था ना, ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब इसमें तो खत्म हो गया, तो ये वाला पेपर मतलब हो गया। अब देख लो, कुछ पूछना है तो बताओ। तो ये हमने अभी 2020 का था, ये 20 का, अब 19 में आ सकते हैं। बताओ आगे क्या करना, डाउट बताना है या 19 वाला सॉल्व करें। अच्छा 4th का, अच्छा तो वो कह रहे थे आप 4th का, ओके ठीक है, जो भी है। तो 4th में आप कह रहे थे सी का ना, कि नेगेटिव है तो हर वर्ड के लिए है, ठीक, हाँ ठीक है, जैसे भी करो। अभी क्या करना है भाई, कल करे, आज करे, डाउट पूछना है, क्या करना है, या अभी यहीं स्टॉप करें आज। 2021 PA का क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा डाउट पूछना है, हाँ। तो इसको फिर कल डिस्कस करेंगे ना 19 वाला। इसमें कितने मैथ के हैं ये देख लो, तो देख लें कल, देख जो भी होगा देख लेंगे, है ना। सो मैथ के है भी इसमें, तो ये सब है, ठीक है, कल देखते हैं इसको। तो कल 19 का पीईबी पार्ट डिस्कस करेंगे, अभी डाउट जो भी है वो पूछ लो, ठीक है। कौन से ईयर का है जी। 2021 का PA। 21 का तो नीचे होगा, ये 22 का है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5। 5। सो ये कह रहा है कि ईच ऑफ द 4 एंट्रीज ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स
is filled by independently choosing either 1 or -1 uniformly at random. So what is the probability that it is a singular? अच्छा, तो मतलब कहना चाह रहा है कि 2x2 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ रैंडम मान लो x1 x2 x3 x4 4 नंबर है। सो और ये कहना चाह रहा है x1 x2 x3 x4 दिस इज IID यूनिफॉर्म 1 -1। तो ये डिजनरेट है, इसका मतलब है कि ये जो x बराबर 1 इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ और x बराबर -1 इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, मतलब आधा आधा चांस है 1 -1 होने के। तो ये PMF है इन चारों रैंडम वेरिएबल का। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है, मान लो M नाम इसका, तो ये जो मैट्रिक्स है सिंगुलर है। सो प्रोबेबिलिटी M इज सिंगुलर। तो आप लोग जानते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, यही ना। सो जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, डिटर्मिनेंट 0 क्या होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे हम लोग तो x1 x4 माइनस x2 x3 इज 0, यही है। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी x1 x4 इज इक्वल टू x2 x3, यही है। तो यहाँ पे आ जाएगा अब एक काम करो ना, पेयर सेलेक्ट कर लो कि जैसे ईच x1 या तो 1 होगा या माइनस होगा, x2 या तो 1 होगा या माइनस होगा, x3 1 या -1 होगा, x4 1 या माइनस होगा। तो इन ऑल अगर मैं ऐसे अरेंज करके बताऊँ आपको, तो यहाँ से ही मतलब पता लगेगा ना प्रोडक्ट। तो टोटल अगर आप ऑर्डर पेयर लिखो जैसे x1 x2 x3 x4, तो इसके जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कितने होंगे, 2 की पावर 4 मतलब 16। तो टोटल 16 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ईच आर इक्वली लाइकली, क्योंकि हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है। तो क्या आप ऐसे काउंट कर सकते हो कि कब ऐसा होगा। सो मैं आपको क्या पूछना चाह रहा हूं कि व्हाट आर द फेवरेबल नंबर्स जिस पे ऐसा हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कितने टपल्स, 4 टपल बोलेंगे ना इसको हम लोग, तो 4 टपल होंगे जहां पे ऐसा होगा। एग्जांपल के लिए 1 1 1 1 में ऐसा होगा, होगा। ओके, काउंट कर लो, बेटर है काउंट कर लो, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है। जैसे -1 -1 -1 -1 उसमें ऐसा होगा, और कहाँ होगा 1 1 -1 -1, फिर -1 -1 1 1। सो ऐसे टोटल पॉसिबिलिटी काउंट कर लो, 16 टोटल है, जितने होंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कर पाओगे, जहाँ x1, एक मिनट मैंने लिखने में कर दिया ना, x1 x4 है, तो ये तो नहीं होगा, होगा x1 x4 x2 x3, ठीक है हाँ, x1 x4 x2 x3 सही है। बताओ और देख लो कितने हैं, टोटल काउंट कर लो फेवरेबल वाले। जैसे एग्जांपल के लिए 1 -1 -1 1, फिर ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा -1 1 1 -1, ऐसा हो जाएगा। तो 1 4 का प्रोडक्ट 2 3 के रेशियो इक्वल हो, ठीक है। सो ये काउंट इट, और क्या पॉसिबिलिटी होगी देख लो जहाँ पे ऐसा हो सकता है। और कुछ है आपको लगता है इसके अलावा कुछ होगा, काउंट करो और बताओ। इस तरह से 4 टपल x1 x2 x3 x4 यही हो सकता है, बस 1 4 का प्रोडक्ट 2 3 का प्रोडक्ट, पहला लास्ट का प्रोडक्ट और बीच का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, वैसा है। या 16 के 16 पहले चाहो तो लिख लो, उसमें से यस और नो करते चले जाओ, वो एक ऑप्शन है कि जो पॉसिबिलिटीज हैं 16 टोटल वो लिख के और यस नो कर लो,
तो वैसे हो जाएगा। क्या लग रहा है जी, कितने आएगा? कुछ तो और मिल सकता है आई थिंक, जहाँ तो ऑप्शन दिख रहा है। अगर 6 होता 6/16 होता तो 3/8 होता, इसका मतलब 2 और आएगा इसमें। विच 2 मोर आर? 8 होगा, है ना। तो एक्सट्रीम पे अगर हम -1 तो ले ही रखे हैं, एक्सट्रीम पे 1 1 भी ले रखे हैं। 1 -1 1 -1 एक और ऐड होगा। 1 -1 1 -1, तो ये ना 1 -1 1 -1, ठीक है। तो इसको रिवर्स कर दे तो -1 1 -1 1, यही ना, ये भी हो जाएगा फिर तो। ओके, तो ये 8 हो गए फिर तो। और कुछ है देख लीजिए, मतलब ऐसे ही काउंट कर लीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है 8 ही होना चाहिए, बट देख लो अगर और पॉसिबल है तो। सो 8 आउट ऑफ 16 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। बट आप 16 के 16 पॉसिबिलिटीज लिख के जस्ट आप ये चेक कर लो, बेटर रहेगा। और 16 लिखना उतना मुश्किल भी नहीं है ना, एक साथ लिख सकते हैं हम लोग। जैसे ना, जैसे अगर हम क्वाइन का केस लिखते हैं ना, जैसे 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1, फिर ठीक है, कितने हो गए, 3 3 6 हो गए। फिर -1 -1 1 -1 -1 -1, ये हो गया। अब इसमें क्या करो, जैसे इसी को मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं 16 आउटकम लिखना चाह रहा था ना, तो व्हाट आर द ऑल 16 आउटकम्स, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो इसको एक तो कॉपी कर लो और इसी को पेस्ट कर दो, तो 8 + 8 16 ये हो गया। अब बस फोर्थ आउटकम लिखना है ना, तो फोर्थ आउटकम क्या होगा इसमें, फोर्थ वाले में सब में एक बार 1 लगा दो, तो यहाँ 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है ना। और बाकी इसमें -1 लगा दो। तो ये मैंने 16 टोटल आपके लिए, 16 हमने 4 टपल्स लिख दिया जो पॉसिबल है। अब इसमें से आप सेलेक्ट कर लो कि कितने हैं जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे हिसाब से 8 ही होगा, देख लो, क्योंकि 8 में है ना इक्वल होगा, 8 में डिस्टिंक्ट होगा। या तो इक्वल होगा या डिस्टिंक्ट होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो ये इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे यहाँ पे, और है दो ही पॉसिबिलिटी, ईच के 1 या -1, तो वैसा होगा, तो इसलिए हाफ आना चाहिए। ठीक है, आंसर की देख लेना एक बार। नेक्स्ट बताइए। सर इसी की टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 है। So we need to fill a 3x3 matrix either by 0 or 1 such that each row has exactly 1 0 and each column has exactly 1 0। अच्छा, तो हमें 3x3 के मैट्रिक्स या तो 0 या 1 रखना है इस तरीके से कि हर रो में एक ही बार 1 है और हर कॉलम में एक बार ही 1 है। तो द नंबर ऑफ वे वी कैन डू दिस इज, अच्छा तो फिर से देखो, एनसीआर एनपीआर लगाने के बजाय यू राइट द ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, वो मुझे लगता है ज़्यादा आसान होगा। कि जैसे मैं मैट्रिक्स ही लिख लूँ, जैसे एग्जांपल के लिए एक बार ही मुझे 0 रखना है ना, ईच रो में एक ही 0 है तो 2 1 रखना पड़ेगा। फिर एक मैट्रिक्स ये हुआ। अब इसी का ये हुआ ना एक। अब इसमें देखो और क्या वेरिएशन तुम कर सकते हो, तो वेरिएशन कर सकते हो कि इस रो को तुम वो कर सकते हो, है ना, परम्यूट कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट 3 फैक्टोरियल 6 आंसर होना चाहिए, देख लीजिए। समझ रहे हैं? मतलब अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको कि और क्या हो सकता है, सो मैं कह रहा हूं कि इसको हम 3 रोज है ना, तो 3 रोज को कितने तरीके से अरेंज कर सकते, मान लो ये फॉर एग्जाम्पल R1 R2 R3, तो ये ऑर्डर में है। तो अभी इसको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, तो इसको मैं 3 रो को, एक रो को एक एलिमेंट मान लेते हैं। 3 रोज कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज। जैसे R1 R2 R3 है, फिर R1 R3 R2 हो जाएगा। तो मैं जस्ट एक लिख दिया हूं, मैं दूसरा लिखना बताता हूँ, R1 R3 R2 दूसरी पॉसिबिलिटी, फिर R2 R1 R3,
फिर R2 R3 R1, फिर R3 R1 R2, फिर R3 R2 R1. These are the 6 possibilities only, है ना. तो ये जस्ट रेफरेंस दे रहा हूँ कि R1 का मतलब दिस वेक्टर, R2 का मतलब दिस वेक्टर, R3 का मतलब दिस वेक्टर. अब ये मैट्रिक्स लिखोगे तो यहाँ मेरा मतलब कहने से है कि जिसका नाम मैंने R1 रखा है वो तुम पहले रख दो. तो जैसे 0 1 1 रख दो, फिर R3 वाले को रखो तो 1 1 0 रखो, फिर R2 वाले को रखो तो 1 0 1. ठीक. तो इस तरीके से 6 मैट्रिक्स बनेंगे, परमुटेशन ऑफ 3 रोज, 3 फैक्टोरियल 6. तो ये बनेगा. नेक्स्ट बताइए. 11. 11. Let V be the vector space of polynomial Px of degree less than equal to 2. तो है ना, तो वेक्टर पॉलिनोमियल डिग्री लेस देन इक्वल टू 2. तो जो इसका बेसिस होगा, जो बेसिस वेक्टर है 1x x स्क्वायर, ये ना, डिग्री जो है लेस देन इक्वल, पॉलिनोमियल्स विद डिग्री लेस देन इक्वल टू 2. तो अच्छा ठीक है, 1 1 करते हैं. तो यहाँ से 1x x स्क्वायर है एंड t इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v टू v डिफाइंड बाई. अच्छा, ये आपको एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 तरह से लिखा है. तो पूछना क्या चाह रहा है? अच्छा, मैंने आधा क्वेश्चन लिया है क्या? तो t इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ओ अच्छा, पूछ रहा है t विच वन इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक्चुअली यही पूछना चाह रहा है ना. सो विच वन इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो देन t इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन v टू v डिफाइंड बाई दिस. तो मतलब पूछना ये चाह रहा है कि इन चारों में से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए क्या कंडीशन आप जानते हो. सो डेफिनेशन क्या है कि t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली इफ. ऐसे तो एक ही कंडीशन काफ़ी है, मैं 2 पार्ट में लिख देता हूँ. हालांकि अगर तुम लिखना चाहो तो 0 को 0 में मैप करना चाहिए, राइट. ऐसे ये मतलब मतलब एक स्पेशल कंडीशन है. और क्या होता है, t ऑफ v1 प्लस v2 इज इक्वल टू t ऑफ v1 प्लस t ऑफ v2. एंड तीसरा कंडीशन है t ऑफ सम कांस्टेंट टाइम v1 इज कांस्टेंट टाइम t v1. ठीक. तो आपको वही चेक करना है. तो यहाँ v मतलब वेक्टर, v स्टैंड्स फॉर वेक्टर. तो यहाँ पे वेक्टर एक पॉलिनोमियल है, वेक्टर इज अ पॉलिनोमियल. तो अब आप ये इंश्योर करो कि क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है इसमें. जैसे फॉर द एग्जाम्पल मैं यहाँ px को 0 रख देता हूँ, तो px को 0 रख रहा हूँ, x को 0 रख रहा हूँ, px को 0 रख रहा हूँ. तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन तो x आ जाएगा, 0 तो आएगा नहीं. समझ रहे ना, हमने क्या किया, हमने px को 0 रख दिया. सो इसी को मैं अगर, ये तो इन जनरल डेफिनेशन लिखा है मैंने, इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन. ये इन जनरल थ्योरम है, नॉट डेफिनेशन, थ्योरम है. डेफिनेशन के तौर पे यूज किया जा सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन जनरल. किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो. तो इसमें अगर लगाना है तो यहाँ ये इंश्योर करना होगा कि जैसे मैंने कहा कि px को 0 रख दो, इसको बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल. तो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो 0 पॉलिनोमियल, तो x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है प्लस 0. तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? पहला कंडीशन ही फेल हो गया. यहाँ पे px 0 है तो ये ट्रू हो सकता है, px 0 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 0 का इंटीग्रेशन 0. तो बाकी 3 ऑप्शन पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. अब दूसरे कंडीशन पे आते हैं. तो यहाँ मैं p1 प्लस p2 रखूंगा, है ना. यहाँ v इज अ वैक्टर, तो वैक्टर यहाँ पे पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल वैक्टर होगा. तो p1 प्लस p2 समझ लो. तो t ऑफ p1 प्लस p2 तो होगा x टाइम p1 प्लस p2. तो x p1 x p2 ये ओके है. p1 प्लस p2, तो p1 प्लस p2 का डेरिवेटिव करो t p1 प्लस t p2. p1 प्लस p2 करोगे तो p1 p2 का इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हो, t p1 प्लस t p2. ये भी सेटिस्फाइड है, ओके है. अब तीसरे में तीसरा है कांस्टेंट टाइम वेक्टर लूंगा तो कांस्टेंट टाइम वो होने चाहिए. तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट रख दिया k टाइम p1, तो x इंटू के टाइम p1.
तो x इंटू के टाइम p1। अच्छा लेकिन ध्यान ये भी रखना था v से v था, राइट? तो v से v का मतलब है, मैंने जो शुरू में बेसिस लिखा था ना, सो v का जो बेसिस एक्चुअली ये था, सो 1x x स्क्वायर। तो डोमेन ये है और कोडोमेन भी यही है, क्योंकि v से v में है ना, तो इमेज भी यही आना चाहिए, इसी सेट में आना चाहिए, कहने का ये मतलब है। तो जैसे ये इंटीग्रेशन वाला है, तो जब तुम एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहे होगे तो एक्स क्यूब में चला जाएगा, तो ये तो इस सेट से बाहर चला गया। v से v है ना, तो डोमेन भी है, कोडोमेन में भी है, तो एक्स क्यूब तो कोडोमेन में है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो इसलिए आउट हो गया क्योंकि v से v में फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, अब आओ, ये भी बाहर हो जाएगा। जब मैं px को एक्स स्क्वायर रखूंगा तो t ऑफ एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये भी बाहर हो गया, तो ये करेक्ट आंसर है। ओके, ध्यान क्या रखना था, t इज अ फंक्शन फ्रॉम v टू v, और ये जो v वेक्टर स्पेस है उसका ये बेसिस है। बेसिस का मतलब है कि v का कोई भी एलिमेंट इसका ही लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, है ना, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। और कोडोमेन भी यही वेक्टर स्पेस है, तो कोडोमेन का बेसिस भी यही है, तो इसके बाहर का एलिमेंट नहीं आना चाहिए, जो भी एलिमेंट रेंज में आएगा वो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर का इमेज बनाएंगे यहाँ एक्स क्यूब आ जाएगा आउट, यहाँ एक्स स्क्वायर का इमेज बनाएंगे एक्स क्यूब आ जाएगा, ये भी आउट हो गया। ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था पहला वाला, तो आउट हो गया, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लो। सर लेकिन अगर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो लाइक वो तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, तो जीरो कैन बी रिटन एज 0 into 1, 0 into x, 0 into x square. So this is in the basis, और this is the span, मतलब 0 is a linear combination of these three elements, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना? ओके सर। देयर इज नो प्रॉब्लम। 0 के साथ कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एलिमेंट जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है वो एलिमेंट है। जब दिक्कत कहाँ हुई, एक्स क्यूब के साथ क्यों दिक्कत हुई, क्योंकि एक्स क्यूब को साथ ऐसा लिख ही नहीं सकते आप, c1 इंटू वन, c2 इंटू एक्स, c3 इंटू एक्स स्क्वायर। This is not true. You cannot find any c1, c2, c3 that make both equal for all x belongs to R. ऐसा कोई c1, c2, c3 है ही नहीं, क्योंकि ये इक्वल है ही नहीं, इसलिए ये दोनों ऑप्शन आउट हो गया है। क्योंकि एक्स क्यूब आप बना ही नहीं पाओगे 1x x स्क्वायर से लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो दैट्स वाई आउट हुआ है। 0 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री इन दिस वे, क्योंकि कांस्टेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये c1, c2, c3 कैन बी एनी रियल नंबर, वेदर नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ऑल आर अलाउड। ठीक है जी, देखो तो आपने जो लिखा हुआ है तो ये 23 का था। ठीक है, 23 में और कोई है? 23, ये तो 21 का ना। नो सर। ठीक है, 24 में आपका डाउट था जी, देखते हैं 24 में क्या है। तो इनका जो है 24 का क्वेश्चन नंबर 19, तो ये कौन से साल का चल रहा है, 16 का। ये ना 24, हाँ PE 24, तो 19। ये कह रहा है कि x1, x2, xn be the independently and identically distributed random variable with mean 10 variance 4। x बार पता है, what is the value of covariance between this। अच्छा, तो सो x1, x2, x5 be the independently and identically distributed random variable। ठीक है, तो हमें बोल रखा है कि each xi IID है, तो each xi का मीन 10 है फॉर ऑल i, एंड वेरिएंस ऑफ xi 4 है फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to 5, i फ्रॉम 1 to 5। ओके, x बार हम ऑलरेडी जानते हैं, ऐसा है, तो हमसे पूछा है को वेरिएंस बिटवीन x बार कॉमा x1 माइनस x बार। ठीक है, तो जैसे आपको अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो x बार को खोल लो, x बार है क्या एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो व्हाट इज x बार, x बार इज x1 से लेके x5 तक अपॉन 5, और यहाँ है x1 माइनस x1 से लेके x5 अपॉन 5, यही तो है, ये तो बता रखा है x बार यहाँ पे कि ये समेसन xi है और अपॉन में 5 है, यही तो x बार है। अब
एलसीएम ले लो। तो कोवेरियंस की कुछ प्रॉपर्टीज है, आपको मैं एक दो प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। सो जैसे कोवेरियंस बिटवीन, मान लो C1x C2y, तो यू कैन टेक C1 C2 आउटसाइड, कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई, ठीक। एक तो ये प्रॉपर्टी है। फिर दूसरा कोवेरियंस बिटवीन, मान लो x1 प्लस x2 कॉमा वाई है, तो यू कैन राइट कोवेरियंस x1 कॉमा वाई प्लस कोवेरियंस x2 कॉमा वाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं। एंड और कोवेरियंस बिटवीन सम कांस्टेंट, और यहाँ रैंडम वेरिएबल, के कांस्टेंट है, ये जीरो आ जाएगा ना, तो ये कांस्टेंट और ये रैंडम वेरिएबल है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये अगर जरूरत पड़ी तो। तो चलिए अभी क्या करते हैं, आप चाहो तो वो प्रॉपर्टी लगा सकते हो जो मैंने ही बोला था ना। तो इट्स लाइक कि पहले पुट करने के बजाय आप ऐसा करो, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोवेरियंस सिमेट्रिक होता है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ y कॉमा x, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई को इंटरचेंज कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो एक्स वाई कोवेरियंस वाई एस कोवेरियंस सेम रहता है। तो यहाँ से अगर ऐसे दिक्कत हो तो हम लोग लिख सकते हैं कोवेरियंस x1 माइनस एक्स बार कॉमा एक्स बार, और इसमें लगा देते हैं ये वाली प्रॉपर्टी, दूसरी वाली। तो दूसरी वाली लगाएंगे, सो कोवेरियंस ऑफ x1 कॉमा एक्स बार माइनस कोवेरियंस ऑफ एक्स बार कॉमा एक्स बार, ये ना, एक्स बार कॉमा एक्स बार, ठीक। अब इसको खोलते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा कोवेरियंस, ये x1 है ना, अब ये इसकी बात करेंगे हम अभी। तो ये है कोवेरियंस x1 कॉमा, उसको खोलेंगे तो x1 प्लस x2, ओपन कर देता हूँ, x1/5 x2/5 x5/5, x बार ही लिख रहा हूँ एक्चुअली, बस अलग कर दिया, x बार ये होता है ना, ये बंद। पर आपने जो प्रॉपर्टी लिखा उसे डायरेक्ट जीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक्स बार तो कांस्टेंट है। नहीं नहीं, यहाँ रैंडम वेरिएबल है, वो कांस्टेंट कब होता है, जब आपके पास नंबर्स होते हैं। तो ये x1 x2 x5 तो रैंडम वेरिएबल है, तो इसलिए x बार भी रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। मतलब ये भी एक रैंडम वेरिएबल है, दिस इज अ रैंडम वेरिएबल, मतलब कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट होगा, रैंडम वेरिएबल का एवरेज रैंडम वेरिएबल होगा, ये है। तो x बार एक रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पे मैंने कहा था कि ये जो है ना, ये फिक्स कांस्टेंट है और ये रैंडम वेरिएबल है, ये एक फिक्स्ड कांस्टेंट है और ये रैंडम वेरिएबल है, तो रैंडम वेरिएबल इज नॉट अ कांस्टेंट, ठीक है। तो इसलिए एक्स बार एक कांस्टेंट नहीं है, रैंडम वेरिएबल है, तो ये आ जाएगा ना। और माइनस, अच्छा एक और प्रॉपर्टी लिखूं मैं कि कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स इज वेरियंस ऑफ एक्स, ठीक, ओके। तो चलो ये भी यूज कर लो। सो कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स, अगर दोनों इक्वल हो गया तो वेरियंस के इक्वल आ जाएगा। तो चलो, तो ये कोवेरियंस एक्स कॉमा एक्स, ये हो जाएगा वेरियंस ऑफ एक्स बार। अब ध्यान से देखो, यहाँ इसने कहा था ये इंडिपेंडेंट है, तो एक और प्रॉपर्टी है कि x1 x2 अगर इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस जीरो होगा। जैसे अगर और लिखूं मैं, तो एक रिजल्ट ये है कि इफ x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल then covariance between x1 comma x2 is zero, converse is not true, इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस जीरो होगा, कोवेरियंस जीरो है डज नॉट गारंटी इंडिपेंडेंस, ठीक, वन वे है ये, दिस इज जस्ट वन वे स्टेटमेंट। तो चलिए, तो कहने का मेरा मतलब ये हो गया अभी कि अब मैं लगाऊंगा फिर से ये वाली प्रॉपर्टी, कौन सी वाली, इसको जनरलाइज भी किया जा सकता है, दो के लिए लिखा था ना, चार के लिए पांच के लिए भी लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे आप। तो यहाँ मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, देखो यहाँ मैं क्या करूंगा, x1 का कोवेरियंस इसके साथ प्लस इसका कोवेरियंस इसके साथ, इसका कोवेरियंस इसके साथ, लेकिन मजे की बात क्या है कि पहला टर्म को छोड़ के बाकी सब जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि x1 का कोवेरियंस जब मैं x2 के साथ लूंगा तो जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट था, x1 x2 से इंडिपेंडेंट है, x1 x3 से इंडिपेंडेंट, x1 x4 से इंडिपेंडेंट, x5 से इंडिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब ये जो टर्म है ना, दिस टर्म विल रिड्यूस टू
तो ये एट द एंड पता है क्या रिड्यूस हो जाएगा, x1 कॉमा x1 बाई 5। मैं अगला टर्म लिखता क्या, कोवेरियंस x1 कॉमा x2 बाई 5 जो कि 0 है, कोवेरियंस x1 कॉमा x3 बाई 5 जो कि 0 है क्योंकि इंडिपेंडेंट है इस वजह से। तो ये टर्म रिड्यूस हो गया इसमें। अब आप लोग ये फॉर्मूला जानते होंगे एक्स बार का वेरिएंस कितना होता है, ये होता है जो एक्चुअल वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर बाई एन। ये फॉर्मूला होता है कि जो एक्स बार है ना इसको बोलते हैं सैम्पल मीन। तो ये जो एक्स बार है ये जो मुझे दे रखा है ना, इसको अगर आप यूज़ करोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार वही आता है जो एक्चुअल एक्सपेक्टेशन है, और वेरिएंस ऑफ एक्स बार वो आता है जो एक्चुअल एक्स आई का वेरिएंस है, और अपॉन में एन। एन यहाँ क्या है 5 है ना, सो एन यहाँ तो 5 था, नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स तो 5, ठीक है 4/5। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिग्मा स्क्वायर बाई एन, चलो अगले स्टेप में इसको मैं लिखता हूँ, मतलब ये 4/5 सिग्मा स्क्वायर बाई एन। अब ये 5 को हम बाहर कर सकते हैं, सो 1/5 बाहर आ जाएगा, एंड 5 बाहर आ जाएगा तो बचेगा कोवेरियंस x1 कोवेरियंस ऑफ x1 कॉमा x1। तो x1 कॉमा x1 जो कि वेरियंस ऑफ x1 हो जाएगा, वेरियंस ऑफ x1 4 हो जाएगा, -4/5 तो हो गया 0। तो इतना लंबा चौड़ा मैंने कैलकुलेशन किया। अगर आपको एक थ्योरम याद होगा तो उससे काम हो जाएगा। थ्योरम ये कहता है देखो अब इससे कोवेरियंस 0 हो गया, डज नॉट गारंटी दे आर इंडिपेंडेंट, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, इट डजंट है ना, बट कोवेरियंस 0 है। क्यों 0 है, 4/5 -4/5 इसीलिए 0 हो गया। तो इतना सारे हमने कोवेरियंस की प्रॉपर्टी लगाए, ये सब कोवेरियंस की जो प्रॉपर्टीज है वो हमने यूज़ किए, मतलब पूरा मैंने सिंप्लीफाई करके दिखाया, बट कोई शॉर्टकट भी हो सकता है ना जो आप यूज़ करो। ठीक है जी, देख लीजिए। तो 0 ऑप्शन में है कि नहीं, तो नन ऑफ द प्रीवियस ऑप्शन, फिर ये होना चाहिए डी, देख लेना डी होगा। तो और कुछ है पूछने को, टाइम है कि हो गया, 10 मिनट है अभी। तो कुछ नहीं है तो कल मिलते हैं। तो कल हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे 2019 वाला पीएसबी, राइट, 20 वाला हो गया है, 19 वाला पीएसबी कल कंटिन्यू करेंगे। सो दिस विल स्टार्ट टुमारो, ठीक है, चलिए अभी के लिए थैंक यू।